constructive interference is formed where two coherent rays have phase difference and path difference. तो कोई भी व्यतिकरण संपोषी होता है कब, जहां दो कला संबंध किरण उसके बीच का परांतर और कलांतर कितना हो, तो 2n पाई एंड n लैम्डा हो तभी भी, और 2n माइनस 1 पाई एंड 2n माइनस 1 लैम्डा हो तभी भी. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. Destructive interference is found where two coherent rays have phase difference and path difference. विनाशी व्यतिकरण होता है जहां दो कला संबंधियों के बीच कलांतर और पथांतर होता है. कितना होता है, तो जब विनाशी के लिए है 2n माइनस 1 पाई एंड 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन. Constructive interference is formed where intensity of light becomes. संपोषी व्यतिकरण होता है जहां प्रकाश की तीव्रता हो जाती है. कहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होगा, जहां प्रकाश की तीव्रता मैक्सिमम होती है. मैं बताया था इंटरफेरेंस इज द रिजल्टेंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव. और ये सुपरपोजिशन जब होता है तो ऊर्जा का यानी एनर्जी का वितरण होता है, और एनर्जी कहीं कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं कहीं पे कम होता है, जिसके कारण से एक व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलता है. तो जहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होता है वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और जहाँ पे इंटेंसिटी कम होता है वहां पर मिलता है डार्क फ्रिंज, जिसे बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि विनाशी व्यतिकरण. तो पूछा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज फॉर्म, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी संपोषी व्यतिकरण होता है कहाँ पे, जहाँ पे प्रकाश की तीव्रता होती है अधिकतम. नेक्स्ट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज फॉर्म where the intensity of light becomes. तो विनाशी व्यतिकरण होता है कहाँ पे, जहाँ पे प्रकाश की तीव्रता होती है न्यूनतम मिनिमम. इन इंटरफेरेंस विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, व्यतिकरण में जो दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई होती है वो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज, दो क्रमागत अधिक फ्रिंजों के बीच की दूरी के बराबर होती है. ठीक है, तो इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, तो यदि दो फ्रिंज है ब्राइट और डार्क, ब्राइट और डार्क, ब्राइट और डार्क, अब इसमें होगा क्या, ये ब्राइट फ्रिंज की यदि चौड़ाई ज्ञात करनी है तो दो कॉन्स्टिट्यूटिव डार्क फ्रिंज इसके बीच की जो दूरी है यही तो कहलाती है, इसके बीच की जो दूरी निकाल दी हम लोग वो एक ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगा. ठीक है, तो इन इंटरफेरेंस विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज आर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंज, यानी कि दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है, तो दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के बीच की दूरी होती है. ठीक है, तो जो भी ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क फ्रिंज हो, डार्क फ्रिंज पूछेगा तो दो कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच में होगा,
अब ब्राइट फ्रिंज पूछेगा तो दो कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच में होगा, ठीक है। तो कभी भी पूछे कि ब्राइट फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ कितना होगा, तो दो डार्क फ्रिंजों के बीच की जितना भी दूरी होगा, ठीक है, दो क्रमागत आदित्य फ्रिंजों के बीच की दूरी को ही हम लोग द्वितीय फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। इन इंटरफेरेंस विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंजेस, सेम बात जो मैंने ब्राइट के लिए बताया, ब्राइट के लिए दो डार्क के बीच की दूरी, वैसे ही डार्क फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, तो दो ब्राइट फ्रिंज की दूरी, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। आदित्य फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी होगी, तो दो क्रमागत द्वितीय फ्रिंजों के बीच की दूरी होगी। इन इंटरफेरेंस एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, तो व्यतिकरण में फ्रिंजों की यदि कोणीय चौड़ाई निकाला जाए, तो कोणीय चौड़ाई के लिए फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। ये फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, जहाँ पे लैम्डा होगा वेवलेंथ और स्मॉल डी होगा स्लिट की चौड़ाई, ठीक है। तो व्यतिकरण में फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई होगी थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म स्केल। फ्रेस्नेल द्विप्रिज्म का अपवर्तन कोण रखा जाता है, कितना रखा जाता है, तो हमेशा 1 डिग्री से कम ही होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म ऑलवेज लेस देन 1 डिग्री, ठीक है। फ्रेस्नेल द्विप्रिज्म में रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो हमेशा 1 डिग्री से कम होता है। व्हाट फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड यूजिंग फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, तो फ्रेस्नेल के द्विप्रिज्म प्रयोग के उपरांत कौन सी घटना देखने को मिलती है, तो घटना होती है इंटरफेरेंस, ठीक है। प्रिज्म और पिरामिड में अंतर क्या होता है, तो प्रिज्म में जो सरफेस होता है ऊपर वाला एकदम सेम वैसे ही नीचे वाला भी सरफेस होता है और दोनों आपस में ऐसे मिला दिया जाता है। जबकि पिरामिड में क्या होता है, तो नीचे भले ही कोई सरफेस बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं, पेंटागोनल बना रहे हैं, लेकिन ऊपर क्या होगा, एक पॉइंट बस मिलेगा, एक नुकीला, ठीक है, एक पिरामिड। तो दो फिनोमेना का फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म वाला है, उसमें दो यदि बाइप्रिज्म को एक पास रखा जाए तो उससे दो कोहेरेंट लाइट सोर्स निकलेगा, और दो कोहेरेंट लाइट सोर्स जैसे निकला वो आपस में सुपर इम्पोज होकर के क्या बनाएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। और उसी फिनोमेना को बोलते हैं इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण, यानी फ्रेस्नेल के द्विप्रिज्म प्रयोग के उपरांत हमें व्यतिकरण की घटना देखने को मिलती है। इन इंटरफेरेंस ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, फ्रिंज विड्थ विल, व्यतिकरण में दो स्लिटों के मध्य दूरी बढ़ाने पर फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो, तो फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी, ठीक है। दो स्लिट के बीच की जैसे दूरी आप बढ़ाएंगे वैसे स्लिटों के बीच की जो चौड़ाई होती है ना वो घटती जाती है। In interference on increasing distance between slit and screen, fringe width, तो व्यतिकरण में स्लिटों तथा स्क्रीन के बीच की दूरी बढ़ाने पर क्या होगा, तो स्लिटों तथा स्क्रीन के बीच की दूरी बढ़ाने पे फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी, ठीक है। और स्लिटों के मध्य की दूरी बढ़ाने पे क्या होगा, स्लिटों के मध्य की दूरी बढ़ाने पे जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी वो घट जाएगी, और स्लिटों तथा स्क्रीन के बीच की दूरी बढ़ाने पे जो स्लिट की चौड़ाई होगी वो बढ़ जाएगी, इस बात को याद रखें। नेक्स्ट, इन इंटरफेरेंस on increasing the wavelength of coherent light used fringe width will, जब व्यतिकरण में कला संबद्ध प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, तो भी उसकी चौड़ाई बढ़ जाए, ठीक है। तो जब कला संबद्ध प्रकाश स्रोत का जो तरंग है
तो उसके तरंगदैर्ध्य को यदि हम लोग बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई भी इसमें बढ़ जाती है। In interference, if amplitude of two interfering waves are 3 centimeter and 4 centimeter, then what will be amplitude of resultant wave in constructive interference? तो constructive interference में हम जानते हैं दोनों की जो एम्पलीट्यूड होता है वो जोड़ दिया जाता है। कंस्ट्रक्टिव में क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो दो वेव चल रहा है, दो तरंग चल रहा है, एक का आयाम है 3 सेंटीमीटर, एक का एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर है और एक का एम्पलीट्यूड क्या है? 4 सेंटीमीटर है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? आयाम। तो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट, देखिए इसमें मिड पॉइंट से इसकी मैक्सिमम दूरी यदि 3 सेंटीमीटर है तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसमें भी मिड पॉइंट से इसकी मैक्सिमम दूरी 4 सेंटीमीटर है तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। दोनों जब सुपर इम्पोज करके नया वेव बनाएगा तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो दोनों का एम्पलीट्यूड आपस में जुड़ जाएगा और नए वाले वेव का अब एम्पलीट्यूड हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो in interference if amplitude of two interfering waves are 3 centimeter and 4 centimeter, then what will be amplitude of resultant wave? Constructive interference, that will be 7 centimeter। ठीक है, दोनों आपस में कंस्ट्रक्टिव में ऐड हो जाता है। ठीक है, यही सेम इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पूछे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपस में वो घट जाते हैं। ठीक है, तो एक 3 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घट जाएगा, बचेगा कितना? 4 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी व्यतिकरण में यदि आयाम 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वाली दो तरंगें हैं तो जब विनाशी व्यतिकरण होगा, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जो मिलेगा परिणामी तरंग उसकी तीव्रता होगी 1 सेंटीमीटर, उसकी तीव्रता होगी 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, यंग के प्रयोग 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग का प्रकाश प्रयोग किया जाता है यदि दो स्लिटों के मध्य की दूरी 1 मीटर है तथा स्लिटों की स्क्रीन से दूरी 1 मीटर है तो फ्रिंज होगा। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, तो वेवलेंथ यानी लैम्डा, लैम्डा हो गया कितना? 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, ये हो गया आपका वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज 1 मीटर, 1 मिलीमीटर, यानी डिस्टेंस लिया जाए स्मॉल डी की वैल्यू मिल गई हमें 1 mm, यानी 1 × 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम स्क्रीन इज 1 मीटर, और प्रकाश स्रोत से उस पर्दे के बीच की दूरी जो हो गई कैपिटल डी वो दिया गया है 1 मीटर। देन कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ। अब हमें क्या निकालना है? फ्रिंज की चौड़ाई। तो W = d लैम्डा अपॉन स्मॉल d होता है, तो लैम्डा यानी 5 × 10 टू द पावर माइनस 7, d = 1, स्मॉल d यानी 10 पावर माइनस 3। कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 0.5, दैट इज द राइट आंसर। ऐसे सारे क्वेश्चन लगा दें। ठीक है, नेक्स्ट भी ऐसा ही क्वेश्चन। यंग के प्रयोग में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग का प्रकाश प्रयोग किया गया है। दो स्लिटों के बीच की दूरी 1 mm है, स्क्रीन से स्क्रीन की दूरी 1 मीटर है, फ्रिंज की पूरी चौड़ाई है। ठीक है, तो इसमें भी सेम फार्मूला लगा करके आप निकालेंगे 5 × 10⁻⁴ रेडियन। नेक्स्ट,
in Fraunhofer single slit diffraction, I naught be the intensity of central maxima, then intensity of first secondary maxima will. तो फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में दो टाइप के डिफ्रैक्शन होते हैं। जैसे इंटरफेरेंस में दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वैसे ही डिफ्रैक्शन में दो टाइप के डिफ्रैक्शन होते हैं, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो ये बात कर रहा है फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का। यदि उसमें आई नॉट है सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की क्या इंटेंसिटी, तो इसमें फर्स्ट की होती है आई नॉट अपॉन 20। ठीक है, एक जो बीच में मिलता है हमें प्राइमरी जो मैक्सिमा मुख्य विशिष्ट जिसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, उसका 22वां भाग मिलता है पहला सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, देख लीजिए यहीं पर डिफ्रैक्शन में अंतर आ जाता है। इंटरफेरेंस में हमें जितने भी पट्टियां मिलती हैं, जितने भी फ्रिंज मिलते हैं, वो सब समान इंटेंसिटी के होते हैं, उसकी तीव्रता हर जगह समान होती है। लेकिन जो डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन में जो हमें फ्रिंज मिलता है, सेंट्रल वाला जो फ्रिंज होता है ना, उसकी तीव्रता बहुत ही ज्यादा होती है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। सोचिए उससे 22 गुना कम, उसका 22वां भाग उसके बाद वाला जो भी स्लिट होता है उसका इंटेंसिटी होता है। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो भी सेकेंडरी मैक्सिमा मिल रहा है पहला ही मिलेगा, वो कितना होगा आई नॉट अपॉन 22। और यही पूछे थे सेकेंडरी मैक्सिमा कितना होगा। प्राइमरी वाला तो आई नॉट अपॉन 22 है, उसका 22वां भाग है। तो दूसरा कितना होगा, तो 62वां भाग। याद रखिएगा कि in Fraunhofer single slit diffraction, if I naught be the intensity of central maxima, then intensity of secondary maxima will be I naught upon 62। ठीक है, दूसरा वाला कितना होगा, उसका 62वां भाग। ठीक है, पहला वाला 22वां भाग, दूसरा वाला 62वां। In diffraction, light of wavelength 5000 angstrom is used. Width of slit is 1 millimeter and distance of slit from the screen is 1 meter. Then calculate the width of central maximum. यानी कि विवर्तन में 5000 एंगस्ट्रॉम का कोई तरंग है। ठीक है, और उससे जो स्लिट की चौड़ाई मिली है हमको, वो स्लिट की चौड़ाई 1 mm। ठीक है, और स्लिट की स्क्रीन से दूरी यदि 1 मीटर है, तो मुख्य उचिष्ट की चौड़ाई हमें मिलेगी एंड डी लैम्डा अपॉन डी से 1 mm। 1 mm will be right answer। सारे जितने क्वेश्चन है, अब सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे निकलेगा, द्वितीय उचिष्ट की चौड़ाई यदि उसको पूछा जाए तो वो हो जाएगा 0.5 mm। ठीक है, कोणीय चौड़ाई पूछ दिया, एंगुलर विड्थ पूछ दिया, तो एंगुलर विड्थ कितना हो जाएगा 10⁻³ रेडियन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, पोलराइड और मेड ऑफ। पोलराइड किसके बने होते हैं, तो पोलराइड जो बनता है, जो मैंने बताया था टूरमैलिन क्रिस्टल, वो किससे बना होता है, वो बनता है हर्पेथाइट एंड नाइट्रोसेल्यूलोज। ठीक है, किसका बना होता है टूरमैलिन क्रिस्टल, जो पोलराइड होता है, वो पोलराइड बना होता है हर्पेथाइट एंड नाइट्रोसेल्यूलोज का। ठीक है, तो पोलराइड्स आर मेड अप ऑफ हर्पेथाइट एंड नाइट्रोसेल्यूलोज। ठीक है, ये दोनों से पोलराइड बनता है। यूज कहाँ होता है, तो इसका उपयोग प्रकाश के ध्रुवीकरण में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रकाश के ध्रुवीकरण। ठीक है, प्रकाश का ये पोलराइजेशन करता है। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट,
What are called the two rays obtained from double reflection? जब द्वि अपवर्तन के बाद जो दो किरणें निकलती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो डबल रिफ्रैक्शन के बाद जो किरणें हमें मिलती हैं उन्हें ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण तथा असाधारण। यानी कि जब डबल रिफ्रैक्शन होता है उस डबल रिफ्रैक्शन के बाद दो जो किरणें निकलती हैं एक को बोलते हैं साधारण किरणें, वो सभी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और एक होता है असाधारण किरणें यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो क्या हो जाता है? वो पोलराइज हो जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रेज है यानी असाधारण किरणें हैं वे क्या हो जाती हैं? वे पोलराइज हो जाती हैं और वो ध्रुवित होकर के उसके जो पार्टिकल हैं केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो डबल रिफ्रैक्शन के बाद यानी द्वि अपवर्तन के बाद जो दो किरणें निकलती हैं एक साधारण किरणें होती हैं ऑर्डिनरी रेज और एक होता है असाधारण किरण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज जो ध्रुवण के घटना को शो करता है, पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी रखता है। Dichroism is a phenomenon in which the two rays, ordinary and extraordinary rays, produced by double reflection, यानी कि वो घटना क्या है? द्विवर्णता। द्विवर्णता एक घटना है जिसमें द्वि अपवर्तन द्वारा प्राप्त दो किरणें, कौन कौन सी किरणें? साधारण किरणें तथा असाधारण किरणें वो क्या होती हैं? तो only one rays is observed and the other comes out of crystal. उसमें से केवल एक किरण अवशोषित होती है और दूसरी किरण क्रिस्टल से बाहर निकल जाती है, ठीक है। और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं डाइक्रोइज्म यानी कि द्विवर्णता। What is relation between angle of reflection IP and angle of refraction R where rays is incident at polarizing angle? क्या होता है जब किसी किरण को ध्रुवण कोण यानी आईपी पर आपतित किया जाता है और परावर्तित कोण आईपी तथा अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है? उस समय संबंध होता है आईपी प्लस आर इक्वल टू 90, यानी एंगल ऑफ पोलराइजेशन प्लस रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90, ठीक है। दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। ऑन विच प्रिंसिपल पोलराइड वर्क? जो पोलराइड होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो अभी मैंने बताया डाइक्रोइज्म पे, ठीक है। एक जो साधारण किरण निकलता है वो नॉर्मल प्रॉपर्टी वाला होता है और एब्जॉर्ब हो जाता है, और दूसरा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है वो क्या होता है? पोलराइज हो जाता है, तो केवल एक ही दिशा में वाइब्रेट होता है। यानी कि द पोलराइड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डाइक्रोइज्म, ठीक है। द्विवर्णता के सिद्धांत पे पोलराइड कार्य करता है। यूज ऑफ पोलराइड, पोलराइड के उपयोग क्या है? पोलराइड का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो पोलराइड का उपयोग तो हम लोग बहुत जगह करते हैं, जैसे पोलराइड कैमरा आता है, ठीक है। स्ट्रेस के स्टडी में भी इसका उपयोग करते हैं, जो प्रतिबल होता है, ठीक है, उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ शुगर ज्ञात करने के लिए भी यूज करते हैं। यानी कि पोलराइड का उपयोग पोलराइजिंग कैमरे में भी होता है, प्रतिबल के प्रभाव का अध्ययन करने में भी होता है, शक्कर की सांद्रता ज्ञात करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये ढेर सारे इसके उपयोग हैं, उपयोग सभी उसके एग्जाम्पल्स। If axis of two polarides makes an angle 45, then
आउटपुट इंटेंसिटी विल बी, यदि दो पोलराइज्ड अक्षों के बीच कोण 45 डिग्री है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता हो, तो दो पोलराइड के अक्षों का बीच यदि हम लोग 45 डिग्री का एंगल रखते हैं तो उसके बीच जो निर्गत प्रकाश होगा वो होगा I/4, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी I/4। In fractional diffraction, light source and screen are placed at distance from। फ्रैक्शनल विवर्तन में प्रकाश स्रोत तथा स्क्रीन स्लिट से दूरी पर होते हैं। कितनी दूरी पर होते हैं? तो बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस, दोनों कितने दूरी पर होते हैं? तो एक निश्चित दूरी पर, ठीक है, दोनों एक निश्चित दूरी। इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, लाइट सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड एट, देखिए यही अंतर है। डिफ्रैक्शन दो टाइप का होता है, मैंने बताया था, एक फ्रैक्शनल और एक फ्रॉनहोफर। तो फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन कब होगा? जब उसमें प्रकाश स्रोत तथा स्क्रीन एक निश्चित दूरी पर होंगे। और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कब होगा? जब दोनों अनंत पे, बोथ आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। फ्रॉनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत और स्क्रीन के बीच यदि दूरी अनंत हो तो हमें मिलता है फ्रॉनहोफर विवर्तन, ठीक है। और जब प्रकाश स्रोत और स्क्रीन के बीच की दूरी एक निश्चित दूरी पर हो तो हमें मिलता है फ्रैक्शनल विवर्तन, यानी फ्रैक्शनल डिफरेंस। दोनों बेसिक डिफरेंस। If axes of two polarities are parallel, then output intensity will be, taking I as a unpolarized light intensity। यदि दो पोलराइड हैं उनकी अक्षें एक दूसरे के समानांतर तो उससे जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी वो क्या हो? यदि हम लोग मान लिए हैं कि अनपोलराइज लाइट की यानी अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I, तो पोलराइज लाइट की होगी I/2। यदि दोनों एक्सिस क्या है? पैरेलल है, तो हमें जो पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी मिलेगी वो मिलेगी I/2। If two polarities are in cross position, यदि दो पोलराइज हैं वो दोनों क्रॉस पोजीशन पे हैं, देन आउटपुट इंटेंसिटी विल बी, तो जैसा कि मैंने बताया था पोलराइड से निकलने वाले लाइट जो होते हैं यूनिडायरेक्शनल वाइब्रेट करते हैं। तो मान लीजिए इससे प्रकाश जो भी निकल रहा है वो यूनिडायरेक्शनल वाला निकल रहा है, आगे कोई दूसरा पोलराइड रख दिए, उसकी डायरेक्शन कुछ अलग है, तो क्या उससे वो प्रकाश होकर गुजर पाएगा? नहीं गुजर पाएगा, वो अवरुद्ध हो जाएगा। तो वहां पे जो उससे प्रकाश निकलेगा कोई प्रकाश ही नहीं निकल पाएगा। जब प्रकाश ही नहीं निकल पाएगा तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? उसकी तीव्रता हो जाएगी 0, ठीक है। यानी दो पोलराइड अक्ष यदि आपस में एक दूसरे के क्रॉस तो उसके बीच की तीव्रता 0 हो जाएगी। व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट? अध्रुवित प्रकाश क्या है? तो अध्रुवित प्रकाश क्या है? तो लाइट वेक्टर्स वाइब्रेट सिमेट्रिकली इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवल। जिधर सारे के सारे लाइट ट्रेवल कर रहा है जिस दिशा में, यदि उसके लंबवत दिशा में प्रकाश के जो वेक्टर हैं वो सभी दिशाओं में एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश यानी अनपोलराइज्ड लाइट। और वही जब एक दिशा में ध्रुवण तो एक दिशा में वो वाइब्रेट करने लगते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। लेकिन जब तक प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में सम्मिलित रूप से जब तक कंपन कर रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग अध्रुवित प्रकाश यानी अनपोलराइज्ड लाइट। नेक्स्ट है व्हाट इज पोलराइज्ड लाइट यानी ध्रुवित प्रकाश।
When the light vector vibrates symmetrically in all direction perpendicular, ये होगा नहीं होगा, तो क्या होगा, लाइट वेक्टर्स वाइब्रेट एसिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो जब सभी दिशाओं में नहीं समान रूप से वाइब्रेट नहीं करेगा, एक ही दिशा में जब वाइब्रेट करने लगेगा तो ऐसे प्रकाश को हम लोग बोलते हैं पोलराइज लाइट, यानी ध्रुवित। तो ये तो रहा आज के लिए।